हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th की साइंस। और क्लास 10th साइंस में हमारा चैप्टर चल रहा था मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, यानी कि धातु और अधातु। तो इसी को ही आज हम कंटिन्यू करेंगे और एक बार रिवाइज कर लेंगे कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में कौन कौन से टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ लिया कि मेटल्स की और नॉन मेटल्स की दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, इनकी भौतिक गुण क्या क्या होते हैं, इन्हें हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया था। फिर हमने केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात की थी, कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में हमने बात कर ली थी। जब मेटल एयर में बर्न करते हैं तो क्या होता है, ये भी हमने डिस्कस कर लिया था। मेटल्स जब वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है। फिर हमने डिस्कस कर लिया था कि मेटल जब एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तब क्या होता है। हमने ये भी डिस्कस कर लिया था कि मेटल और नॉन मेटल दूसरे मेटल सॉल्ट के साथ जब रिएक्ट करते हैं तो कैसे रिएक्ट करते हैं, क्या होता है। ठीक है, रिएक्टिविटी या एक्टिविटी सीरीज जिसे कहा जाता है उसके बारे में हमने पढ़ लिया था। लास्ट में हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात कर रहे थे, जो कि बच्चों हमने क्लास 9th में भी पढ़ा होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकाला जाता है ये हमने पढ़ लिया था, ये हमें आ भी गया था। ठीक है, इसमें वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, वैलेंस शेल क्या होती है और वैलेंसी क्या होती है। ये 4-5 पॉइंट थे जिनको हमने डिस्कस कर लिया था। जैसे देखो, अगर हम सोडियम की बात करें, अगर हम बात करते हैं सोडियम की बात करते हैं तो इसका एटॉमिक नंबर है 11। ठीक है, इसका अगर हम क्या लिखा जाए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे तो कैसे लिखेंगे। देखो, के शेल, एल शेल, एम शेल, एन शेल, इस तरीके से अलग अलग शेल्स होती है। तो के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं और एम शेल में 1 इलेक्ट्रॉन बचता है। यहाँ पर आ गया 1 इलेक्ट्रॉन। तो इसको, ये जो एम वाला शेल है ना, ये क्या होगा, इसका वैलेंस शेल होगा। क्या होगा, वैलेंस शेल। और ये 1 जो है ये क्या होगा, इसका वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन होगा। अगर हम वैलेंसी की बात करें तो वैलेंसी क्या होगी, 8 माइनस करते हैं ना, 8 माइनस 1 वैलेंसी आ गई। सॉरी, तो वैलेंसी हमने क्या डिस्कस किया था, वैलेंसी कैसे निकाली जाती है कि इस 1 को ये आउटर शेल में, अब हमने रूल पढ़ा था क्लास 9th में कि जो ये आउटर शेल है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए आउटर शेल में। अब इसका आउटर शेल तो यही है ना, तो यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए तभी ये स्टेबल होगा। तो 8 इलेक्ट्रॉन तो इसमें है नहीं, इलेक्ट्रॉन तो एक ही है। तो स्टेबल करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, या तो इसको 7 और इलेक्ट्रॉन दे दें, है ना, 7 इलेक्ट्रॉन और दे दें तो एक मिल करके ये 8 इलेक्ट्रॉन होकर के स्टेबल हो जाएगा। या तो ये 1 इलेक्ट्रॉन भी इससे ले लिया जाए। अब ये 1 इलेक्ट्रॉन भी ये ले लेगा, ये क्या कर लेगा, किसी को डोनेट कर देगा। ठीक है, ये लूज कर देगा। सिंपली अगर हम बोले, ये 1 इलेक्ट्रॉन भी अगर ये लूज कर लेता है सोडियम, तो अब ये वाला शेल बन जाता है इसका आउटर शेल। और यहाँ पर तो 8 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि अब ये स्टेबल हो जाएगा। ठीक, तो ये क्या करेगा, इसके लिए इजी क्या है कि ये 7 इलेक्ट्रॉन किससे ले या 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे। इजी क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन किसी को देना क्या है, इजी है। अब 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे करके ये हो जाएगा इसका आउटर शेल। देखो, अब ये 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देता है तो ये 1 इलेक्ट्रॉन चला गया यहाँ से। अब एम शेल की यहाँ पर जरूरत नहीं है ना। अब ये एल वाला शेल क्या बन गया, इसका आउटर मोस्ट शेल बन गया, यानी कि अब ये इसका वैलेंस शेल बन गया। अब वैलेंस शेल बनाने के लिए किया क्या, इसने 1 इलेक्ट्रॉन को लूज किया। ठीक है, किसको लूज किया, 1 इलेक्ट्रॉन को लूज किया। तो इसकी वैलेंसी क्या बन जाती है, 1। अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है स्टेबल होने के लिए, तो 2 इसकी क्या हो जाती है, वैलेंसी। वहीं अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है या 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो वो क्या हो जाती है, इसकी वैलेंसी। अगर वहीं ये 4 इलेक्ट्रॉन क्या कर लेता, शेयर कर लेता, तो वो क्या हो जाती है, उसकी वैलेंसी। ठीक है, तो वैलेंसी के बारे में इतने पॉइंट्स हम समझ चुके थे, डिस्कस भी हमने कर लिया था ये पूरा पॉइंट अच्छे से। चलिए, तो मेटल्स और नॉन मेटल्स कैसे रिएक्ट करते हैं इसके बारे में हमने बात कर ली थी। ठीक है, ये आउटर मोस्ट शेल कैसे कैसे होता है, कैसे इलेक्ट्रॉन क्या वैलेंसी होती है, ये भी हमने डिस्कस कर लिया। बॉन्ड फॉर्मेशन के बारे में हमने बात की थी। हमने क्या कहा था कि जो सोडियम है, क्लोरीन है, इनके बीच में क्या है, बॉन्ड नहीं है। तो हम दिखाते तो बॉन्ड से है ना कभी कभी। ठीक है, लेकिन हम क्या कहते हैं, इनके बीच में क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जिन वजह से ये क्या रखें,
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है जिसके अट्रैक्शन की वजह से ये क्या आ रखे हैं, पास आ रखे हैं, इसीलिए NaCl जो है एक साथ रहता है और क्या बनाता है, सोडियम क्लोराइड फॉर्म करता है। साथ ही ऐसे ही हमने मैग्नीशियम क्लोराइड भी बना दिया था, ठीक है, मैग्नीशियम क्लोराइड को भी हमने सेम बनाया था। लेकिन मेन बात यहाँ पर ऐसे कि हमें वैलेंसी निकालनी आनी चाहिए। अगर हमें वैलेंसी आ जाएगी तो हम इजीली क्या करेंगे, ये आसानी से फॉर्मेशन कर पाएंगे। चलिए, फिर हम आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर रहे थे, थोड़ा बहुत हमने डिस्कस कर लिया था। अब हम फिजिकल नेचर के बारे में बात करेंगे। अब हम कुछ जनरल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे आयनिक कंपाउंड। हमने क्या बात की थी कि आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से बनते हैं मेटल से नॉन मेटल पर। कैसे, देखो, जैसे हमने NaCl की बात की थी, तो क्या होता है, सोडियम के आउटर शेल का ये होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। वहीं क्लोरीन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, ठीक है, ये होता है सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। अब देखो, इसके आउटर शेल में है 1 इलेक्ट्रॉन, इसके आउटर शेल में है 7 इलेक्ट्रॉन। अभी अभी हमने क्या पढ़ा था कि ये जो सोडियम है, अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन किसी को क्या कर दे, दे दे, है ना, 1 इलेक्ट्रॉन अपना लूज कर दे, तो ये हो जाएगा इसका आउटर मोस्ट शेल और ये स्टेबल हो जाएगा। वहीं अगर हम क्लोरीन को देखें तो इसके आउटर शेल में 7 इलेक्ट्रॉन। इसका फायदा क्या है कि ये 1 इलेक्ट्रॉन किसी से एक्सेप्ट कर ले या किसी से गेन कर ले, ठीक, और या तो 7 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे। तो फायदा किसमें, इसका 1 इलेक्ट्रॉन किसी से एक्सेप्ट करने में, वो ज्यादा इजी है। 7 इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, उसके लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए उसे, ठीक। ये क्या करता है, ये सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है। सोडियम ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, सोडियम का ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गया, अब ये इसका आउटर मोस्ट शेल बन गया और ये बन गया है Na पॉजिटिव। वही Cl ने इसका 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, है ना, 1 इलेक्ट्रॉन इससे गेन कर लिया, तो Cl क्या बन गया, Cl नेगेटिव, और Cl भी क्या हो चुका है, अब स्टेबल हो चुका है। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव ये दोनों आपस में जुड़े हुए होते हैं एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के द्वारा, ठीक है। तो इन्हीं कंपाउंड को, अब ये जो NaCl है ये क्या है बच्चों, एक सॉल्ट तो है हमें पता है, लेकिन साथ ही क्या है, ये एक आयनिक कंपाउंड है, क्योंकि आयनिक कंपाउंड में क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ। देखो, ये सोडियम क्या है, मेटल है, इसने ये 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया इस क्लोरीन को, तो मेटल से नॉन मेटल पर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ, इसीलिए इन्हें इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स भी कहा जाता है और आयनिक कंपाउंड्स भी कहा जाता है। अब ये जो आयनिक कंपाउंड्स है, जैसे NaCl तो है ही, अगर हम मैग्नीशियम क्लोराइड की बात करते हैं तो ये भी एक क्या है, आयनिक कंपाउंड है। देखो, मैग्नीशियम हमारा मेटल है, इसके आउटर शेल पे 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे तो ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है, यहाँ क्लोरीन पर क्या कर देता है, डोनेट कर देता है, ठीक है। तो क्लोरीन पर इसके 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, ट्रांसफर हो रहे हैं कुछ इस तरीके से। देखो, क्लोरीन के ये मैग्नीशियम के 2 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन के पास आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 7 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। इस क्लोरीन के आउटर शेल में भी 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। दोनों को अपना शेल या ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, ऑक्टेट कहा जाता है ना, यानी कि आउटर शेल पर 8 इलेक्ट्रॉन, ऑक्टेट यानी कि 8, ठीक। तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम इसे दे देता है, 1 इलेक्ट्रॉन इसे ट्रांसफर कर देता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, मैग्नीशियम एक मेटल है, ट्रांसफर कर रहा है इलेक्ट्रॉन क्लोरीनियम क्लोराइड आयन पर, ठीक, क्लोराइड आयन पर क्या कर रहा है, एक एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन पर क्या कर रहा है, एक एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा है, यानी कि सिंपली मेटल से नॉन मेटल पर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है। उसी को क्या कहा जाता है, उससे जो कंपाउंड बनते हैं उन्हीं को आयनिक कंपाउंड कहा जाता है, या हम इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड कहते हैं, ठीक है। सिंपल इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड समझ में आ चुका है, ठीक है। चलिए, तो इनकी कुछ प्रॉपर्टीज तो हमने देख ली थी, एक एक्सपेरिमेंट हमने देख लिया था। अब इसे कुछ जनरल प्रॉपर्टीज पढ़ी जाए, तो अब हम जनरल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। तो बच्चों, इससे पहले हमने मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ा, उनके फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज को डिटेल में डिस्कस किया, और केमिकल प्रॉपर्टीज को तो कुछ ज्यादा ही अच्छे हमने डिटेल में डिस्कस किया। फिर हमने वैलेंसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में पढ़ा और आयनिक कंपाउंड का जनरल आइडिया लिया था अपने प्रीवियस लेक्चर से। यहाँ पर हम आयनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। चलिए, तो पहली प्रॉपर्टी है, दे आर सॉलिड्स एंड हार्ड ड्यू टू स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। पहली चीज, ये क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं और हार्ड भी होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि इनके बीच में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। क्यों, क्योंकि एक पॉजिटिव है, जैसे NaCl के बीच में Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। अगर हम NaCl की बात करते हैं तो ये क्या है, आयनिक कंपाउंड ही तो है।
Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पॉजिटिव और नेगेटिव होने की वजह से बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, जिस वजह से ये सॉलिड होते हैं और हार्ड होते हैं। पहला पॉइंट ये हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है दे आर ब्रिटल एंड ब्रेक इनटू पीसेस। अब ये क्या होते हैं बच्चों, ब्रिटल होते हैं एंड ब्रेक इनटू पीसेस। पीसेस में क्या हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं। इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। कैसे? दिस इज बिकॉज मच एनर्जी इज नीडेड टू ब्रेक द स्ट्रॉन्ग इंटर आयनिक अट्रैक्शन। देखो हम क्या कह रहे हैं कि इनका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। क्यों? देखो अगर हमने कोई दो चीजों को इस तरीके से आपस में बहुत ज्यादा फोर्स से क्या किया हुआ है, जोड़ा हुआ है, ठीक है, जोड़ा हुआ है, तो इसे अलग करने के लिए हमें ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी, बिल्कुल ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। वहीं अगर हम बात करें कोई ज्यादा स्ट्रांगली क्या है, आपस में जुड़ा हुआ है, तो हमें उन्हें मेल्ट करना है या बॉईल करना है, तो हमें टेम्परेचर बहुत ज्यादा क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, जिस वजह से ये क्या होंगे, अलग होंगे। वहीं अगर कोई इतना टाइटली हेल्ड नहीं हो रखा, एक साथ ऐसे लूजली हेल्ड, तो उसमें तो हमें टेम्परेचर ज्यादा करने की जरूरत भी नहीं है, ज्यादा फोर्स लगाने की जरूरत नहीं है ना, आसानी से वो क्या हो सकते हैं, उन्हें हम अलग कर सकते हैं। तो स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनके बीच होने की वजह से, उनके बीच में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने की वजह से वो क्या होते हैं, स्ट्रांगली हेल्ड होते हैं एक दूसरे के साथ। इस वजह से उनका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होता है, हाई होता है। ठीक है, क्योंकि उनको तोड़ने के लिए, आपस में अलग करने के लिए या ब्रेक करने के लिए क्या चाहिए, हाई एनर्जी चाहिए। ठीक इसी वजह से बात करते हैं सॉल्युबिलिटी यानी कि घुलनशीलता की। अच्छा हाई एनर्जी क्यों है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है बच्चों, चलिए जनरली सॉल्युबल इन वाटर। अब ये जो सॉल्युबिलिटी की अगर हम बात करते हैं तो ये क्या होते हैं, देखो पानी के साथ तो सॉल्युबल होते हैं, जो जैसे वाटर है, वाटर हमें पता है सॉल्ट वाटर के साथ क्या होता है, सॉल्युबल है। सॉल्ट को हम पानी में डालते हैं, NaCl क्या है, सॉल्ट ही तो है। सॉल्ट यानी कि नमक, नमक को हम पानी में डालते हैं तो घुल जाता है ना, तो ये यही यहाँ पर लिखा हुआ कि जनरली सॉल्युबल इन वाटर। तो जनरली हम देखें तो ये वाटर के साथ तो सॉल्युबल है, लेकिन इनसॉल्युबल इन कैरोसिन और पेट्रोल, जो मिट्टी का तेल है या हमारा पेट्रोल है, उसके साथ ये नहीं घुलता। ठीक है, उसके साथ क्या है, ये जनरली इनसॉल्युबल ही है। ठीक, चलिए तो यहाँ पर कुछ सॉल्ट दिए हुए हैं, या हम कहें सॉरी, अगर हम कहें यहाँ पर कुछ आयनिक कंपाउंड दिए हैं, इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों यहाँ पर दिया हुआ है। तो आप देख पा रहे हो कितना हाई इनका मेल्टिंग पॉइंट है केल्विन पर, बॉइलिंग पॉइंट इनका कितना हाई है। ठीक, चलिए तो ये पॉइंट्स आपको नोट कर लेने हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज के। चलिए बच्चों तो नोट कीजिए, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट है कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी को कैसे कंडक्ट कराते हैं। हमें दिख रहा है यहाँ पे सॉल्ट वाटर यानी कि नमक वाला पानी। नमक वाला पानी में वो क्या आयन्स है ना, सोडियम और क्लोराइड आयन्स है। ठीक, अब यहाँ पर हमने दो इलेक्ट्रोड्स लगाई हैं, वायर से इसको कनेक्ट किया है और वायर को कनेक्ट कर रखा है बैटरी से, और बीच में लगा रखा है एक लाइट बल्ब। तो क्या ये बल्ब ग्लो करेगा, क्या ये बल्ब जलेगा? दिख तो रहा है हमें बल्ब जल तो रहा है, थोड़ा ग्लो तो कर रहा है। ठीक है, ऐसा क्यों, बल्ब ग्लो क्यों कर रहा है, इसी को हम यहाँ पर पढ़ें। इट अकर्स थ्रू अ सॉल्यूशन बाय द मूवमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल्स। अब इसके अंदर जो चार्ज पार्टिकल्स है उनके मूवमेंट से ही क्या होता है, कंडक्शन होता है इलेक्ट्रिसिटी का। चलिए अ सॉल्यूशन करना क्या है, अ सॉल्यूशन ऑफ एन आयनिक कंपाउंड इन वाटर कंटेन्स आयन। अब हमने एक आयनिक कंपाउंड का सॉल्यूशन लिया, आयनिक कंपाउंड यानी कि जो सॉल्ट वाटर है, ये जो NaCl है, सॉल्ट वाटर, नमक का पानी है ना, है तो क्या आयनिक कंपाउंड ही। आयनिक कंपाउंड का एक सॉल्यूशन हमने लेना है जिसमें क्या हो, आयन जो, अब वो सॉल्यूशन लेना है वाटर के साथ। ठीक, व्हेन उसमें सॉल्वेंट क्या होगा, वाटर होगा। अगला, व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास आयन मूव्स टू अपोजिट इलेक्ट्रोड। जब इलेक्ट्रिसिटी पास होगी, है ना, जब हम इलेक्ट्रिसिटी क्या कराएंगे, पास करेंगे ना, कि बैटरी से उसको कनेक्ट कराएंगे, तो हम क्या देखेंगे, आयन्स मूव टू अपोजिट साइड, अपोजिट इलेक्ट्रोड्स। तो आयन्स जो, उसमें जो आयन्स हैं, ठीक है, वो क्या करेंगे, अपोजिट साइड को मूव करेंगे इलेक्ट्रोड में। सॉलिड आयनिक कंपाउंड डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अब जो सॉलिड आयनिक कंपाउंड है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कराते, बिकॉज आयन कैन नॉट मूव ड्यू टू रिजिडिटी। और रिजिड होने के कारण, क्योंकि आयन्स मूवमेंट नहीं कर पाते, इसीलिए जो सॉलिड कंपाउंड है वो क्या नहीं करते बच्चों, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करवाते। बट दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मॉल्टन स्टेट। लेकिन मॉल्टन स्टेट में वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाते हैं, बिकॉज
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन आयंस एंड आयंस आर ओवरकम ड्यू टू हीट। उनके बीच की जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो ओवरकम हो जाती है हीट की वजह से। मॉल्टन स्टेट यानी कि पिघलने पिघलने वाली स्टेट जो होती है, मॉल्टन स्टेट कहते हैं ना, ठीक है। तो उस स्टेट में आयंस जो है वो ओवरकम हो जाती है हीट की वजह से। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है आयंस के बीच में वो क्या हो जाती है, हीट की वजह से क्या हो जाती है, ओवरकम हो जाती है, जिस वजह से वहां पर करंट फ्लो हो सकता है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकती है। द आयंस मूव फ्रीली एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इसीलिए आयंस वहां पर फ्रीली मूव करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवाते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए, ये बात थी कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो बहुत ही सिंपल सी बातें हैं, सिंपल से पॉइंट्स हैं, आपको पढ़ना है, नोट्स बनाने हैं और बार बार उनको क्या करना है, 2-3 बार रिवाइज करके एक बार आपको उसको क्या कर लेना है, बिना देखे सारे पॉइंट्स को रिकॉल कर लेना है, लिख लेना है, लिख के आपको याद कर लेना है, तो आसानी से आपको याद हो जाएगा, ठीक। चलिए, तो इतना आप नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, नेक्स्ट बात करते हैं occurrence ऑफ मेटल, तो ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। चलिए, द अर्थ क्रस्ट इज अ मेजर सोर्स ऑफ मेटल। अर्थ का जो क्रस्ट है वो क्या है, मेजर सोर्स है मेटल्स का, वहीं से हमें ज्यादा मेटल्स मिलते हैं। दे आर फाउंड इन द फ्री स्टेट और एज कंपाउंड्स। अब यहाँ पर जो है ये फ्री स्टेट में मिलते हैं या तो कंपाउंड्स की तरह मिलते हैं, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है सी वाटर ऑल्सो कंटेन सॉल्युबल सॉल्ट सच एज, जो सी वाटर है, समुद्र का पानी है, उसमें क्या होता है, सॉल्युबल सॉल्ट होता है, जैसे कि सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है, ये सारे हमारे सी वाटर में पाए जाते हैं। नेक्स्ट, द एलिमेंट और कंपाउंड विच अकर नेचुरली इन द अर्थ क्रस्ट आर कॉल्ड मिनरल्स। तो मिनरल्स की यहाँ पर डेफिनेशन है, ठीक है, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर मिनरल्स, यहाँ पे सिंपली आप देख सकते हैं द एलिमेंट्स और कंपाउंड, ऐसे तत्व और यौगिक विच अकर्स नेचुरली इन द अर्थ क्रस्ट, जो अर्थ के क्रस्ट में नेचुरली पाए जाते हैं उन्हें मिनरल्स कहा जाता है। द मिनरल्स दैट कंटेन अ वेरी हाई परसेंटेज ऑफ पर्टिकुलर मेटल आर कॉल्ड ओर। और इन्हीं मिनरल्स में जिसमें किसी मेटल का, किसी पर्टिकुलर मेटल का हाई परसेंटेज मिलता है, मिनरल्स में किसी किसी पर्टिकुलर मेटल का हाई परसेंटेज अगर मिलता है तो उसी को क्या कहा जाता है, ओर कहा जाता है, ओर कहते हैं हम, ठीक है, क्या कहा जाता है, ओर कहा जाता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पहले आप इतना नोट कर लीजिए, फिर हम इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। चलिए, नोट आपने कर लिया होगा, अब इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे हम अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, कहीं पर अगर समझ में नहीं आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आपको सारे टॉपिक्स अच्छे से पढ़ने हैं, यानी कि सबके नोट सही से बनाने हैं, बार बार उनको रिवाइज करना है, तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। चलिए बच्चों, तो मिलते हैं अपने आने वाले अगले सेशंस में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।